Hello friends, good morning to you all and welcome to our on YouTube channel Logical Competitive Forum। आज हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत के संविधान की फर्स्ट सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं। हम लोग स्टार्ट यहाँ करने जा रहे हैं भारतीय संविधान का विकास। ठीक है, सो लेट्स वी स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर दैट इज भारतीय संविधान का विकास, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। तो हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हम लोग यहाँ देख सकते हैं। भारतीय संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को हम लोग यहाँ देखेंगे। तो यहाँ हम लोग शुरू करते हैं। 16वीं शताब्दी के अंत में लंदन के कुछ व्यापारियों ने भारत से व्यापार करने के लिए लंदन कंपनी की स्थापना की। 1600 ईस्वी के अंतिम महीनों में लंदन कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र मिला। क्लियर है कि 16वीं शताब्दी के अंत में लंदन के कुछ व्यापारी लोग भारत में व्यापार करने के लिए आए और लंदन कंपनी की स्थापना की, और 1600 ईस्वी के अंतिम महीनों में लंदन कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र मिल जाता है। इस कंपनी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भारत में व्यापार करना शुरू किया। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद केंद्रीय प्रशासन के शक्तिहीन होने के साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ आंतरिक राजनीतिक गतिविधियों में भी हस्तक्षेप करना क्या कर दिया था, शुरू कर दिया था। तो यहाँ 1707 में जो बताया गया है कि औरंगजेब की जब मृत्यु होती है तो केंद्रीय प्रशासन कमजोर पड़ जाता है, शक्तिहीन पड़ जाता है, और ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ अवसर प्राप्त होता है भारत की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करने का। क्लियर। 1757 में प्लासी का युद्ध होता है जो हम लोग जानते हैं, जिसमें सिराजुद्दौला को ठीक है पराजय मिलती है कंपनी के द्वारा। ठीक, और कंपनी जो है बंगाल पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है। 1764 में बक्सर के युद्ध में कंपनी ने जीत हासिल की। 1764 में भी बक्सर के युद्ध में कंपनी की ही जीत होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी की, और अंततः पूर्ण रूप से किसका आधिपत्य हो जाता है, अंग्रेजों का, अर्थात कंपनी का। भारत में कंपनी के बढ़ते राजनीतिक प्रभाव पर संसदीय नियंत्रण के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा समय समय पर अधिनियम पारित किए गए। इन अधिनियमों ने भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक आधार तैयार किया। तो इसका संक्षिप्त में यह उल्लेख है कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो है वही भारतीय संविधान का विकास का आधार बनेगा, जो विभिन्न हम लोग एक्ट के रूप में देखेंगे, बहुत सारे अधिनियमों के रूप में देखेंगे, जो 1773 से यहाँ हम देख सकते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ही शुरू है। ये सारा जो अधिनियम एक्ट है यही संविधान का, भारतीय संविधान का विकास का एक आधार बनेगा। क्लियर। तो यहाँ हम लोग शुरू करते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। यहाँ हम लोग देखेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। यह रेगुलेटिंग एक्ट जो है, इस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे वो लॉर्ड नॉर्थ थे। ठीक है, लॉर्ड नॉर्थ थे। इनके द्वारा एक गोपनीय समिति बनाई गई थी। ठीक है, और इस समिति का रिपोर्ट 1973 में ब्रिटिश संसद द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसके तहत यह 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित होता है। क्लियर। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार और कुशासन को दूर किया जाए। कंपनी में उस समय 1773 के समय जो कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार और कुशासन था, उसी को दूर करने के लिए यह 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। क्लियर। ये लॉर्ड नॉर्थ जो प्रधानमंत्री थे 1773 के दौरान, लॉर्ड नॉर्थ, उनके द्वारा गोपनीय समिति बनाएगी और इस रिपोर्ट के आधार पे 1773 में ब्रिटिश संसद द्वारा यह एक्ट को पारित कर दिया गया, और इसका मुख्य उद्देश्य था कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार और कुशासन को दूर करना। इसके साथ ही मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसियों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। बम्बई और मद्रास, ठीक है, तो मद्रास और बम्बई को कौन से प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया? तो कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। कलकत्ता प्रेसिडेंसी के प्रमुख को अब गवर्नर की जगह गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, अर्थात 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट आने से पहले, ठीक है, गवर्नर कहा जाता था। ठीक है, तो उस दौरान गवर्नर शब्द का प्रयोग किया जाता था। बंगाल का गवर्नर, सिर्फ बंगाल का गवर्नर। और वैसा प्रथम बंगाल का गवर्नर कौन हुआ? तो ऐसा प्रथम बंगाल का गवर्नर हुआ रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट आने के बाद
गवर्नर जनरल, अर्थात गवर्नर की जगह एक और नया शब्द जुटा, जनरल, अर्थात गवर्नर को अब गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जो बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाता था। और ऐसा प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल और उनकी परिषद इंग्लैंड स्थित निदेशक बोर्ड के प्रति उत्तरदायी थी। ठीक है, गवर्नर जनरल और उनकी जो परिषद थी वो किसके प्रति उत्तरदायी थी? तो इंग्लैंड स्थित जो निदेशक बोर्ड था उसके प्रति वह उत्तरदायी थी। क्लियर? नेक्स्ट, इस एक्ट में एक उच्चतम न्यायालय के गठन का भी प्रावधान था, जिसके तहत 1774 में कलकत्ता में 4 सदस्यीय उच्चतम न्यायालय गठित किया गया। तो ये क्वेश्चन आता है कि उच्चतम न्यायालय का गठन कब हुआ? तो 1774 में हुआ। किस एक्ट के तहत हुआ? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत हुआ। और ये हुआ कहाँ? तो कलकत्ता में हुआ। क्लियर? और 4 सदस्यीय उच्चतम न्यायालय गठित किया गया। क्लियर? बंगाल प्रेसिडेंसी का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स हुआ। अभी हम लोग हाल ही में पढ़े थे कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही गवर्नर को अब गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। और ऐसा बंगाल प्रेसिडेंसी का ऐसा पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ? वारेन हेस्टिंग्स हुआ। तथा उसकी परिषद के 4 सदस्य थे। वो चारों सदस्य का नाम यहाँ पे है, फिलिप फ्रांसिस, मानसन, बारवेल और क्लेवेरिंग। फिलिप फ्रांसिस, मानसन, बारवेल और क्लेवेरिंग। एक्ट के तहत स्थापित भारत के पहले उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश जो थे वह सर एलिजाह इम्पे थे। कौन थे? सर एलिजाह इम्पे प्रधान न्यायाधीश थे। क्लियर? उच्चतम न्यायालय के। नेक्स्ट, अगला हम लोग एक्ट पढ़ते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट ने कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यकलापों को एक दूसरे से क्या कर दिया? अलग कर दिया। तो 1784 में कौन सा एक्ट आया? पिट्स इंडिया एक्ट आया। और पिट्स इंडिया एक्ट के तहत क्या किया गया कि कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक जो कार्यकलाप थे उसको एक दूसरे से अलग कर दिया गया। अब व्यापारिक कार्य के उत्तरदायित्व कुछ अलग अधिकारियों को मिला और राजनीतिक कार्यकलाप कुछ अलग अधिकारियों को मिला। क्लियर? ये 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत हुआ। नेक्स्ट, इसी में हम लोग और पॉइंट देखेंगे। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में ही हम यहाँ देख सकते हैं कि कंपनी के वाणिज्य संबंधी विषयों को छोड़कर सभी सैनिक, असैनिक तथा राजस्व संबंधी मामलों को एक नियंत्रण बोर्ड के अधीन कर दिया गया था। तो कंपनी के वाणिज्य संबंधी विषय, बस वाणिज्य संबंधी विषय को छोड़कर सभी सैनिक, असैनिक, राजस्व संबंधी मामलों को एक नियंत्रण बोर्ड के अधीन कर दिया गया था। किस एक्ट के तहत? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इस अधिनियम द्वारा द्वैध शासन की शुरुआत हुई जो 1858 तक विद्यमान थी। इस अधिनियम के द्वारा अर्थात 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत द्वैध शासन की शुरुआत की जाती है। क्लियर? और यह द्वैध शासन बंगाल में लागू होगा, क्योंकि यह द्वैध शासन, ये जो द्वैध शासन शब्द है इसे हम लोग आगे फिर पढ़ेंगे। 1919 का जो एक्ट है, भारत शासन अधिनियम 1919 है, वहाँ भी हम इसे पढ़ेंगे, द्वैध शासन। तो ये द्वैध शासन में अंतर क्या है कि ये द्वैध शासन बंगाल में लागू होगा और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं डुअल गवर्नमेंट। लेकिन जो हम लोग भारत शासन अधिनियम 1919 में पढ़ेंगे, जिसे हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं, उस दौरान इस द्वैध शासन को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डायरैकी। क्या कहते हैं? डायरैकी। जो कि पूर्ण प्रांतों में, भारत के प्रांतों में वह द्वैध शासन लागू होगा और यह द्वैध शासन बंगाल में लागू होगा। क्लियर? तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा द्वैध शासन की शुरुआत होती है, जो कब तक विद्यमान रहता है? 1858 में। अर्थात द्वैध शासन की समाप्ति की गई 1858 में। कब की गई? 1858 में। क्लियर है? तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? द्वैध शासन की शुरुआत। और इसकी समाप्ति कब होगी? तो 1858 में यह द्वैध शासन की समाप्ति होगी, जो कि उस दौरान बंगाल में लागू था। क्लियर? नेक्स्ट एक्ट हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे चार्टर एक्ट। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि कुल, यहाँ हम बताएंगे, यहाँ मैं बता रहा हूँ कि कुल चार्टर एक्ट कितने आए थे? तो 4 कुल चार्टर एक्ट थे। कुल 4 चार्टर एक्ट आए थे और इसकी शुरुआत होती है 1793 से। कब से? 1793, 1793 से चार्टर एक्ट की शुरुआत होती है और कुल चार्टर एक्ट आएंगे 4। ठीक है? लास्ट डिजिट जो है वह 3। ठीक, ट्रिकली हमें याद रखना है, तो हम इसे याद रखेंगे कि लास्ट डिजिट 3 जहाँ भी होगा वो सब चार्टर एक्ट होगा।
वो सब क्या होगा, चार्टर एक्ट। और हर एक चार्टर एक्ट जो होगा 20 वर्ष के लिए विस्तारित किया जाएगा। हर एक चार्टर एक्ट, प्रत्येक चार्टर एक्ट 20 वर्ष के लिए विस्तारित होगा। तो 1793 का प्रथम जो चार्टर एक्ट है ये 20 साल के लिए विस्तारित होगा, अर्थात अगला चार्टर एक्ट कब आएगा, तो 1813 में आएगा। फिर 20 वर्ष के लिए विस्तारित करना है, अर्थात अगला चार्टर एक्ट कब आएगा, 1833 में आएगा। फिर 20 वर्ष के लिए स्थापित करना है, दैट मीन्स अगला चार्टर एक्ट कब आएगा, तो 1833 में 20 ऐड कीजिए तो 1853 में आएगा। तो ये कुल चार्टर एक्ट हो गए 4। इसकी शुरुआत होती है प्रथम चार्टर एक्ट 1793 से। तो 1793 का चार्टर एक्ट हम लोग देखते हैं। इस एक्ट, ठीक है, इस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। जो अभी जस्ट मैंने इसे बताया कि 1793 का चार्टर एक्ट जो है 20 वर्ष के लिए विस्तारित होगा, अर्थात कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकारियों को वेतन भारतीय कोष से मिलने लगा। और इस एक्ट के तहत, अर्थात 1793 का चार्टर एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो अधिकारी थे उनका वेतन अब कहाँ से मिलेगा, भारतीय कोष से मिलने लगेगा। ठीक है, तो वेतन इनका भारतीय कोष से मिलने लगा। यही थ्योरी जो है आगे दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के रूप में दिया था, क्योंकि वेतन ये कहाँ से दिया जा रहा है, भारतीय कोष से दिया जा रहा है। तो ये आगे चल के उजागर किया जाएगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा, किस रूप में, धन निष्कासन सिद्धांत के रूप में, ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के रूप में। क्लियर है। अगला चार्टर एक्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट चार्टर एक्ट जो है वो 1813 का चार्टर एक्ट है। ये 1813 के चार्टर एक्ट में हम लोग देखते हैं क्या है। इस एक्ट के अंतर्गत कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, किंतु चीन से व्यापार और चाय के व्यापार का एकाधिकार बना रहा। 1813 के चार्टर एक्ट में यहाँ उल्लिखित है, ये बताया गया है कि भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त किया गया, लेकिन अभी भी चीन से व्यापार और चाय का व्यापार जो है उसका एकाधिकार कंपनी के पास ही बना रहा, अर्थात पूर्ण रूप से, ठीक है, पूर्ण रूप से जो भारतीय व्यापार का एकाधिकार था उसे समाप्त नहीं किया गया था। इसे कब समाप्त किया जाएगा, तो इसे 1833 के चार्टर एक्ट के समय समाप्त किया जाएगा। इस एक्ट के तहत, अर्थात 1813 का चार्टर एक्ट के तहत 1 लाख रुपए प्रति वर्ष विद्वान भारतीयों के प्रोत्साहन तथा साहित्य सुधार तथा पुनरुत्थान के लिए रखा गया। तो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत भारतीय विद्वानों को 1 लाख रुपए प्रति वर्ष, ठीक है, प्रोत्साहन के रूप में तथा साहित्य सुधार और पुनरुत्थान के लिए दिया जाता था 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार प्रदान किया गया। तो ये तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं 1793 के प्रथम चार्टर एक्ट से ही, कि कंपनी का व्यापारिक अधिकार जो है वो 20-20 वर्षों के लिए विस्तारित होता जाएगा, और ऐसे कुल 4 चार्टर एक्ट आएंगे। तो हमें यहाँ बस 1793 का चार्टर एक्ट याद रखना है, पहला चार्टर एक्ट, और उसमें ऐड करते जाना है 2020। क्लियर। तो अब 1813 का चार्टर एक्ट है, इसके बाद 20 वर्ष के लिए विस्तारित किया गया है अधिकार को कंपनी की। तो अगला चार्टर एक्ट कब आएगा, तो 1813 + 20 दैट मीन्स 1833। तो 1833 का चार्टर एक्ट हम लोग देखते हैं। भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान संविधान निर्माण के प्रथम धुंधले संकेत 1833 के चार्टर एक्ट से ही मिलते हैं, अर्थात संविधान निर्माण के प्रथम धुंधले संकेत किस एक्ट से मिलते हैं, तो 1833 के चार्टर एक्ट से संविधान निर्माण के प्रथम धुंधले संकेत मिलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। इस एक्ट से कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, अर्थात पूर्ण रूप से अब व्यापारिक एकाधिकार कंपनी का समाप्त होगा। किस चार्टर एक्ट के तहत, तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत पूर्ण रूप से कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, और उसे भविष्य में केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। इस एक्ट के द्वारा भारतीय प्रशासन का केंद्रीकरण होता है, दैट मीन्स भारतीय प्रशासन का इस समय सेंट्रलाइजेशन किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट शब्द है, केंद्रीयकरण, ठीक है। तो पूछ सकता है कि केंद्रीयकरण किस एक्ट के तहत हुआ, तो केंद्रीयकरण जो है वह सेंट्रलाइजेशन ही 1833 के चार्टर एक्ट के तहत हुआ। बंगाल का गवर्नर अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। हम लोगों ने देखा था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कि गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया,
ठीक है, वो बंगाल का गवर्नर जनरल था। अब बंगाल की जगह हम लोग नया शब्द जोड़ेंगे भारत, और इसे कहने लगेंगे हम लोग भारत का गवर्नर जनरल। क्लियर। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछेगा तो कौन? विलियम बेंटिक। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल पूछेगा तो कौन? वारेन हेस्टिंग्स। और यदि बंगाल का गवर्नर सिर्फ बोलेगा तो कौन? तो रॉबर्ट क्लाइव। क्लियर। नेक्स्ट, विधायी कार्य के लिए परिषद का विस्तार होता है इस एक्ट के तहत, जिसमें पहले 3 सदस्यों के अतिरिक्त एक विधि सदस्य जोड़ा गया। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है कि विधि सदस्य को किस चार्टर एक्ट के तहत जोड़ा गया है? पहली बार विधि सदस्य को किस चार्टर एक्ट के तहत या किस एक्ट के तहत? तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की सरकार अब भारत सरकार और उसकी परिषद भारत परिषद कहलाने लगी। क्लियर। तो यह हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि बंगाल की जगह भारत शब्द जुड़ता है, तो हर एक जगह, ठीक है, हम लोग भारत शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे गवर्नर जनरल की सरकार भारत सरकार, उसकी गवर्नर जनरल की परिषद भारत परिषद कहलाने लगी। किस एक्ट के तहत? तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। भारतीय कानूनों को लिपिबद्ध तथा सुधारने के उद्देश्य से लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन होता है। तो भारतीय कानूनों को लिपिबद्ध करने और सुधारने के उद्देश्य से किसकी अध्यक्षता में? तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1853 का चार्टर एक्ट। इसे भी 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसमें ऐड हमें करना है 20, डैट मीन्स 20 वर्ष के लिए विस्तारित करना है। तो 1853 का चार्टर एक्ट, 1853 का एक्ट अंतिम चार्टर एक्ट था। क्लियर। पहला चार्टर एक्ट कौन था? 1793 का चार्टर एक्ट था। और अंतिम चार्टर एक्ट कौन है? 1853 का है। हर एक में 20 ऐड करना है। बंगाल के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। बंगाल के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाता है। क्लियर। बंगाल के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। विधायी परिषद और कार्यकारी परिषद को अलग किया गया। विधायी परिषद और कार्यकारी परिषद को क्या किया गया? अलग किया गया। किस एक्ट के तहत? 1853 का चार्टर एक्ट के तहत। ठीक है, बंगाल के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल की नियुक्ति होती है और विधायी परिषद और कार्यकारी परिषद को अलग अलग कर दिया गया 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। इसी एक्ट के द्वारा अर्थात 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही सर्वप्रथम संपूर्ण भारत के लिए एक विधानमंडल की स्थापना होती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, विधानमंडल की स्थापना किस चार्टर एक्ट के तहत? तो 1853 के चार्टर एक्ट के तहत विधानमंडल की स्थापना हुई। विधानमंडल की स्थापना किस चार्टर एक्ट के तहत हुई? तो 1853 के चार्टर एक्ट के तहत विधानमंडल की स्थापना होती है। नेक्स्ट, भारतीय शासन अधिनियम। अब हम लोग अगला देखते हैं, भारतीय शासन अधिनियम 1858। 1857 का विद्रोह ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यवस्था के लिए एक घातक झटका साबित होता है। हम लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है 1857 का विद्रोह जो कंपनी के आधार को ही हिला दिए हुए था। काफ़ी झटका साबित हुआ ये 1857 का विद्रोह, ठीक है, कंपनी के लिए, अंग्रेजों के लिए। यह एक्ट 1858 का भारत की उत्तम प्रशासन के लिए एक्ट कहा गया है। इसे 1858 के एक्ट को भारतीय शासन अधिनियम 1858 को भारत के उत्तम प्रशासन के लिए एक्ट कहा गया है। इंग्लिश में इसे हम लोग कहते हैं दी एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो दी एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत के उत्तम प्रशासन के लिए एक्ट किसे कहा गया है? तो भारतीय शासन अधिनियम 1858 को कहा गया है। इस अधिनियम के द्वारा भारत के शासन को कंपनी के हाथों से निकालकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा भारत के शासन को कंपनी के हाथों से निकालकर किसे सौंप दिया गया? तो इसे ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। डैट मीन्स अब भारत के शासन की बागडोर ब्रिटिश क्राउन से ही नियंत्रित होगी। इस अधिनियम के द्वारा 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत द्वैध शासन लागू किया गया था उसे समाप्त कर दिया गया। इसी एक्ट के तहत अर्थात भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत ही भारत के राज्य सचिव का पद सृजित होता है। भारत के राज्य सचिव का पद सृजित किया गया, जिसे 15 सदस्यों की एक परिषद जो भारत परिषद के नाम से जाना जाता था, ठीक है, उसकी सहायता से भारत पर शासन करने का अधिकार दिया गया। क्लियर। तो भारत के राज्य सचिव का पद सृजित किया गया, जिसे 15 सदस्यों की एक परिषद जो भारत परिषद के नाम से जाना जाता था, उसी की सहायता से भारत पर शासन करने का अधिकार दिया गया। क्लियर। भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत ही भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय की उपाधि मिली। कौन सी उपाधि मिली भारत के गवर्नर जनरल को? हम लोग 1833 में बंगाल के गवर्नर जनरल को हम लोग भारत का गवर्नर जनरल की
संज्ञा दिए थे, टाइटल दिए थे। अब उसे हम लोग भारत के गवर्नर जनरल को अब कौन सा नाम देते हैं, वायसराय की उपाधि मिलती है। किस एक्ट के तहत, तो भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत। जो क्राउन का सीधा प्रतिनिधि था, ठीक है, जो क्राउन का क्या था, सीधा प्रतिनिधि था। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने। तो भारत का पहला वायसराय कौन बना, लॉर्ड कैनिंग। गवर्नर जनरल का जो पद था वह भारत सरकार के विधायी कार्य का प्रतीक था। गवर्नर जनरल भी शब्द का प्रयोग होगा, लेकिन ये किस ओर संकेत करेगा, यह भारत सरकार के विधायी कार्य का प्रतीक होगा। क्लियर। वही सम्राट क्राउन का जब वह प्रतिनिधित्व करेगा तो उसे वायसराय कहा जाएगा। क्लियर है। तो भारत सरकार के विधायी कार्य के प्रतीक के रूप में उसे गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और सम्राट क्राउन का प्रतिनिधित्व करने के कारण उसे वायसराय कहा जाने लगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला हम लोग एक देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो अपना है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद का विस्तार किया गया तथा उसमें एक 5वां सदस्य शामिल किया गया जो एक विधि वेत्ता का पद था। क्लियर है कि गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद का विस्तार किया गया, उसमें एक 5वां सदस्य शामिल किया गया जो एक विधि वेत्ता का पद था। नेक्स्ट, विधायी कार्यों के लिए कम से कम 6 तथा अधिक से अधिक 12 अतिरिक्त सदस्य सम्मिलित किए गए। क्लियर है। तो विधायी कार्यों के लिए कम से कम 6 या अधिक से अधिक 12 अतिरिक्त सदस्यों को इसमें शामिल किया गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पहली बार भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं और मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव पड़ी। पहली बार, ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत ही भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ठीक है। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत ही पहली बार भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, ठीक है, प्रतिनिधि संस्थाओं और मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव पड़ती है। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत ही पहली बार भारत में प्रतिनिधि संस्था और मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का नींव पड़ा। इसके साथ ही गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिल जाता है। गवर्नर जनरल अब अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान कर दी गई। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ठीक है, 1892। गवर्नर जनरल की परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कम से कम अब 10 हो गई एवं अधिक से अधिक 16 कर दी गई। क्लियर। ये कौन से एक के तहत हुआ, अधिनियम के तहत हुआ, तो ये भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत हुआ, 10 और 16। इसी प्रकार प्रांतीय परिषदों में भी अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई थी, अर्थात प्रांतीय परिषद में भी संख्या बढ़ाई गई, ठीक है। परिषदों को शर्तों एवं प्रतिबंधों के साथ वार्षिक बजट पर विचार विमर्श करने तथा प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई, ठीक है। यहाँ पे वार्षिक बजट पर, ठीक है, परिषद को शर्त के साथ एवं प्रतिबंधों के साथ वार्षिक बजट पर विचार विमर्श करने तथा प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। बजट पर विचार विमर्श होगा लेकिन शर्त और प्रतिबंध के साथ, यह, ठीक है, यह प्रावधान किस एक्ट के तहत किया गया, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत किया गया कि वार्षिक बजट पर विचार विमर्श परिषद कर सकती है लेकिन शर्तों और प्रतिबंधों के साथ। क्लियर। यह भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई, ये भी इंपॉर्टेंट है। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत कब की गई, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में की गई। आगे हम लोग देखेंगे प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत कब होती है, ठीक है, जो कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भारत शासन अधिनियम 1919 के समय होगी। क्लियर है। तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली और वार्षिक बजट पर विचार विमर्श, प्रतिबंध और शर्तों के साथ, यह भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट अगला हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। 1909 के अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। 1909 के अधिनियम के द्वारा, जैसे हम लोग भारतीय परिषद अधिनियम 1909
या इसी का अन्य नाम है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, ठीक है। मॉर्ले उस समय भारत सचिव था और मिंटो वायसराय, ठीक है। और 1909 के अधिनियम के द्वारा ही भारतीयों को विधि निर्माण और प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व मिला। तो क्वेश्चन आ सकता है कि विधि निर्माण और प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व दिया गया 1909 के अधिनियम के द्वारा। इस अधिनियम में पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा प्रदान की गई। क्लियर। तो पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा सर्वप्रथम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म अर्थात भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत ही यह सुविधा मुस्लिमों को प्रदान की गई, पृथक निर्वाचन मंडल की। क्लियर है। नेक्स्ट, तो पृथक निर्वाचन मंडल कब आया? यह भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत है। अर्थात पृथक निर्वाचन मंडल किससे संबंधित है मुस्लिम समुदायों के लिए? तो यह भारतीय परिषद अधिनियम 1909 से संबंधित है। नेक्स्ट, अगला हम लोग देखते हैं के तहत अर्थात भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत हम लोग यहाँ देखेंगे। भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत हम लोग यहाँ देख सकते हैं मॉर्ले मिंटो सुधार के तहत केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायी शक्तियों को बढ़ाया गया। परिषद के सदस्यों को बजट विवेचना करने तथा उस पर प्रश्न करने का अधिकार दिया गया। हम लोगों ने अभी जस्ट देखा था कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत बजट पर, वार्षिक बजट पर विवेचना तथा विचार विमर्श की अनुमति दी गई थी, लेकिन शर्त और प्रतिबंध के साथ। परिषद को वार्षिक बजट पर विवेचना करने का अधिकार मिला था शर्तों और प्रतिबंधों के साथ। यह भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में था, जिसे अब वह शर्त और प्रतिबंध को हटा दिया गया भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में। अब परिषद जो थी बजट, ठीक है, वार्षिक बजट पर विवेचना और विचार विमर्श बिना प्रतिबंध, ठीक है, और शर्त के बिना ही उस पर विचार और विमर्श कर सकती थी। क्लियर, विचार और विमर्श कर सकती थी। नेक्स्ट, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का प्रथम भारतीय विधि सदस्य नियुक्त किया गया। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का प्रथम भारतीय विधि सदस्य नियुक्त किया गया। किसे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का प्रथम भारतीय विधि सदस्य नियुक्त किया गया। क्लियर है। तो प्रथम भारतीय विधि सदस्य इस प्रकार से कौन हो गया? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा हो गए, जिन्हें भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत नियुक्त किया गया। भारतीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 60 की गई और 9 पदेन सदस्यों का प्रावधान किया गया। क्लियर है। 60 भारतीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या और 9 पदेन सदस्य। क्लियर। अगला हम लोग देखते हैं नेक्स्ट यहाँ हम लोग देखेंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1919, जिसे हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1919 को हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। इस अधिनियम के तहत द्विसदनीय व्यवस्था की गई। ठीक है, बाईकैमरलिज्म जो है भारतीय परिषद अधिनियम, यहाँ भारतीय परिषद अधिनियम जो दिया है, ठीक है, दैट्स रॉन्ग। इसे हम लोग भारत शासन अधिनियम 1919 कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 कहते हैं। तो ये भारतीय परिषद अधिनियम जो 1919 दिया है, इसे हम लोग सुधार करेंगे और इसे भारतीय शासन अधिनियम 1919 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इंग्लिश में कहा जाता है, जिसका एक अन्य नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। क्लियर है। तो इस एक्ट के तहत, इस अधिनियम के तहत द्विसदनीय व्यवस्था की गई, बाईकैमरलिज्म किया गया। ठीक है। केंद्रीय विधान परिषद का स्थान राज्य परिषद, ठीक है, केंद्रीय विधान परिषद का स्थान राज्य परिषद, उच्च सदन तथा केंद्रीय विधानसभा निम्न सदन वाले द्विसदनीय विधानमंडल ने ले लिया। क्लियर है। राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या 60 थी, जिसमें 34 सदस्य निर्वाचित होते थे, ठीक है, चुने जाते थे। राज्य परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता था। अर्थात राज्य परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता था? 5 वर्ष का होता था। नेक्स्ट, केंद्रीय विधानसभा में सदस्यों की संख्या 145 निर्धारित की गई। तो केंद्रीय विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई? 145, जिसमें से 104 जो थे निर्वाचित होते थे, चुने जाते थे, और 41 मनोनीत होते थे। इनका कार्यकाल 3 वर्षों का होता था। कितने वर्षों का? 3 वर्षों का। राज्य परिषद का कार्यकाल 5 वर्षों का, जबकि, ठीक है, केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल 3 वर्षों का होता था। क्लियर है। सदस्यों का चुनाव सीमांकित निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता था। ठीक है, तो सदस्यों का चुनाव कैसे होता था? सीमांकित निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता था, प्रत्यक्ष रूप से।
निर्वाचन के लिए अर्हताएं जो क्वालिफिकेशंस था वह सांप्रदायिक समूह, निवास और संपत्ति पर आधारित थी। क्लियर। तो निर्वाचन अर्थात चुने जाने के लिए क्या क्या योग्यताएं थी, अर्हताएं थी, क्या क्वालिफिकेशन था। एक तो सांप्रदायिक समूह का होना चाहिए, ठीक है। निवास और संपत्ति को आधार बनाया गया था चुनाव लड़ने का, निर्वाचन का। क्लियर। हम लोगों ने 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट में भी द्वैध शासन देखा था, यहाँ भी हम लोग द्वैध शासन देख रहे हैं। वहाँ मैंने बताया था कि 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट का द्वैध शासन जो है वह बंगाल में द्वैध शासन है और उसे इंग्लिश में हम लोग डुअल गवर्नमेंट कहते हैं। लेकिन यह जो द्वैध शासन है यह भारत के प्रांतीय, ठीक है, प्रांतीय राज्यों का है, ठीक है, भारत के प्रांतों में है। क्लियर है। भारत के प्रांतों में द्वैध शासन बोलेगा तो भारत शासन अधिनियम 1919, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, और इंग्लिश में इसे हम लोग डायरेकी कहते हैं, डायरेकी, ठीक है। इस एक्ट के द्वारा 8 प्रमुख प्रांतों में जिन्हें गवर्नर के प्रांत कहा जाता था द्वैध शासन की पद्धति शुरू की गई। तो इस एक्ट के द्वारा 8 प्रमुख प्रांतों में जिन्हें हम लोग गवर्नर का प्रांत कहते थे, ठीक है, 8 प्रमुख प्रांतों में जिन्हें गवर्नर का प्रांत कहा जाता था द्वैध शासन की पद्धति की शुरुआत होती है। द्वैध शासन की पद्धति की शुरुआत होती है। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली के जनक लियोनिस कार्टियस को माना जाता है। तो प्रांतों में द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? तो लियोनस कार्टियस, लियोनस कार्टियस। नेक्स्ट, प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया, एक था आरक्षित विषय और एक था हस्तांतरित विषय। तो प्रांतीय विषयों को कुल कितने भागों में बांटा गया है? 2 विषय में, एक आरक्षित और दूसरा हस्तांतरित। क्लियर है। प्रांतीय विषय को 2 भागों में बांटा गया, वह 2 भाग है आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। नेक्स्ट, इसी में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ एक चीज़ हम लोग और देख सकते हैं कि आरक्षित विषय के अंतर्गत, ठीक है, किन किन विषयों को रखा गया था? तो भू राजस्व आरक्षित, भू राजस्व, वित्त, कानून व्यवस्था, सिंचाई, खनिज संसाधन, ठीक है, और न्याय, खनिज संसाधन और न्याय। तो आरक्षित विषय के तहत जो रखा गया था वो था भू राजस्व, वित्त, कानून, ठीक है, कानून व्यवस्था, सिंचाई, खनिज संसाधन और न्याय। क्लियर। नेक्स्ट, आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर अपनी कार्यकारी परिषद द्वारा करता था। आरक्षित विषयों का प्रशासन जो था वह गवर्नर अपनी कार्यकारी परिषद के द्वारा करता था तथा हस्तांतरित विषयों का प्रशासन निर्वाचित सदस्यों के द्वारा करता था। क्लियर है। तो आरक्षित विषय पर खुद, ठीक है, गवर्नर जो था अपने कार्यकारी परिषद के द्वारा करता था, जबकि हस्तांतरित विषयों का प्रशासन जो है निर्वाचित सदस्यों के द्वारा करता था। क्लियर है। निर्वाचित सदस्यों के द्वारा हस्तांतरित विषय। इसी अधिनियम के द्वारा पहली बार भारत में लोक सेवा आयोग का गठन हुआ, साथ ही पहली बार लोक लेखा समिति और वित्त समिति का भी गठन किया गया। क्लियर है। क्लियर। नेक्स्ट, इसी में हम लोग देखते हैं। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट 1918 द्वारा की गई थी। तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर किया गया था? मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट के आधार पर किया गया था, उसी की सिफारिश के आधार पर किया गया था। तो मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट कब आया था? 1918 में आया था। मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट किससे संबंधित है? यह राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। किस आधार पर? तो भाषाई आधार पर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है, यहाँ हम लोग भारत शासन अधिनियम 1935 देखेंगे। भारत शासन अधिनियम 1935 का शासन अधिनियम जो था 1920 से 1935 तक राष्ट्रीय आंदोलन का परिणाम था। क्लियर। यह विधेयक 2 अगस्त 1935 को पारित होता है, अर्थात भारत शासन अधिनियम 2 अगस्त 1935 को पारित हुआ। प्रस्तावना रहित था, इसमें प्रस्तावना नहीं था। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे जटिल प्रलेख था। यह अधिनियम जो था भारत शासन अधिनियम ब्रिटिश संसद के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे जटिल प्रलेख था। इसमें कुल 14 भाग थे, 10 परिशिष्ट था और 321 धाराएं तथा 10 अनुसूचियाँ थी। तो 10 परिशिष्ट और 10 अनुसूचियाँ, 14 भाग और 321 धाराएं थी। क्लियर। 321 धाराएं थी। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा काफ़ी हद तक इस अधिनियम पर आधारित है। ये क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान, ठीक है, भारतीय संविधान, वर्तमान के भारतीय संविधान का ढांचा जो है किससे मिलता जुलता है?
तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 से मिलता जुलता है। क्लियर। नेक्स्ट, इस अधिनियम की सबसे उल्लेखनीय विशेषता यह थी कि ब्रिटिश प्रांतों तथा संघ में शामिल होने के लिए तैयार भारतीय रियासतों का अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रावधान था। तो अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रावधान किस अधिनियम के तहत? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। क्लियर। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, ठीक है। और अखिल भारतीय संघ, ठीक है, अखिल भारतीय संघ के तहत ब्रिटिश प्रांतों तथा संघ में शामिल होने के लिए तैयार भारतीय रियासतों का, ठीक है, उल्लेख अखिल भारतीय संघ के तहत किया जाना था। प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, जिसकी शुरुआत भारत शासन अधिनियम 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के तहत हुई थी और प्रांतों में उत्तरदायी सरकार बनाई गई, जबकि यह द्वैत शासन की व्यवस्था को अब केंद्र में लागू किया गया। तो द्वैत शासन व्यवस्था को केंद्र में लागू कब किया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया गया, जबकि प्रांतों में इसकी समाप्ति कर दी गई। सुरक्षा, वैदेशिक संबंध एवं धार्मिक मामलों को गवर्नर जनरल के हाथों में केंद्रित किया गया। कौन कौन सा है? सुरक्षा, वैदेशिक संबंध और धार्मिक मामला, यह गवर्नर जनरल के हाथों में केंद्रित होता है तथा अन्य मामलों में गवर्नर जनरल की सहायता से मंत्रिमंडल व्यवस्था, ठीक है, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था के आधार पर की गई। तो अन्य मामलों गवर्नर जनरल की सहायता के लिए मंत्रिमंडलीय व्यवस्था के आधार पर की गई। क्लियर। इसके अलावा इस अधिनियम के तहत हम लोग एक चीज़ और देख सकते हैं कि संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, अर्थात भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना होती है। कौन सा न्यायालय? संघीय न्यायालय। क्लियर। इसी अधिनियम अर्थात भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही प्रधानमंत्री के लिए प्रीमियर शब्द तथा मंत्री के लिए मिनिस्टर जैसे शब्दों का पहली बार प्रयोग हुआ था। क्लियर। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही पहली बार प्रधानमंत्री के लिए प्रीमियर तथा मंत्री के लिए मिनिस्टर जैसे शब्दों का प्रयोग पहली बार होता है। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, माउंटबेटन योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 18 जुलाई 1947 को पारित किया। ठीक है। तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो है वो माउंटबेटन योजना, जिसे हम लोग डिकी बर्ड योजना भी कहते हैं, ठीक है, इस आधार पर ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 18 जुलाई 1947 को पारित करती है। ठीक है। ब्रिटिश संसद भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को कब पारित करती है? 18 जुलाई 1947 को। और इस अधिनियम को 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया गया था। तो यह 4 जुलाई 1947 को जो ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत हुआ था, इसे 18 जुलाई 1947 को पारित कर दिया गया। किसे? भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को। इस अधिनियम में 2 डोमिनियन, एक पाकिस्तान और एक भारत, इसकी स्थापना के विषय में चर्चा की गई। भारत की स्थापना और पाकिस्तान की स्थापना। पाकिस्तान की स्थापना 14 अगस्त और भारत की स्थापना 15 अगस्त, यह तारीख निर्धारित होती है। बंगाल और पंजाब में 2-2 प्रांत बनाए जाने का प्रावधान था। बंगाल और पंजाब में कितने प्रांत? 2-2 प्रांत बनाए जाने का प्रावधान था। पूर्वी बंगाल, सिंध और असम का सिलहट, पूर्वी बंगाल, सिंध और असम का सिलहट जिला पाकिस्तान में सम्मिलित होना था। पूर्वी बंगाल, सिंध और असम का सिलहट कहाँ सम्मिलित होना था? यह पाकिस्तान में सम्मिलित होना था। क्लियर है। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश क्राउन का भारत पर अधिपत्य समाप्त हो जाता है। ठीक है। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश क्राउन का भारत पर अधिपत्य समाप्त हो गया। भारतीय रियासतें इन दोनों डोमिनियन में से किसी एक में शामिल हो सकती थी। ऐसी स्वतंत्रता दी गई भारतीय रियासतों को कि भारतीय रियासत चाहे तो इन दोनों डोमिनियन में से, अर्थात या तो भारत या पाकिस्तान में से किसी में शामिल हो सकती है भारतीय रियासत। दोनों डोमिनियन के लिए अलग अलग गवर्नर जनरल होगा, जिसकी नियुक्ति महामहिम के द्वारा की जाएगी। तो दोनों डोमिनियन के लिए एक अलग अलग गवर्नर जनरल होगा, जिसकी नियुक्ति महामहिम के द्वारा की जाएगी। दोनों डोमिनियन की स्वतंत्र सत्ता को मान्यता दी गई तथा उन्हें ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से अलग होने का भी अधिकार दे दिया गया कि वो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से चाहे तो अलग हो सकते हैं। दोनों राज्यों को अपने लिए पृथक संविधान सभा के गठन का अधिकार भी दिया गया। तो दोनों राज्यों अर्थात भारत और पाकिस्तान को अलग अलग पृथक संविधान सभा का गठन का अधिकार मिला। दोनों राज्यों की सीमा के निर्धारण के लिए सर रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग का गठन किया गया। ठीक है। जैसे आज हम लोग भारत और पाकिस्तान के बीच का सीमा को क्या कहते हैं? रेडक्लिफ लाइन कहा जाता है, रेडक्लिफ रेखा। तो दोनों राज्यों अर्थात भारत और पाकिस्तान के सीमा के निर्धारण के लिए सर रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग, ठीक है, बाउंड्री कमीशन का गठन किया जाता है, सीमा आयोग का गठन होता है। इसी के साथ
पॉलिटी का प्रथम जो सीरीज था अपना, ठीक है, भारतीय संविधान का विकास, ठीक है, भारतीय संविधान का विकास यह समाप्त होता है। क्लियर, भारतीय संविधान का विकास समाप्त होता है। नेक्स्ट वी विल meet with another lecture. Thanks for today.